गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में हमें पढ़कर ज़रूर से जाना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसरों की ओर। पर्यटन उत्पाद की परिभाषा बताएं। व उत्पाद के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? व भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन उत्पाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यटन उत्पाद की परिभाषा बतानी है, उसके अभिलक्षण बताने हैं, साथ ही भारत के अंदर कुछ प्रमुख पर्यटन उत्पाद है उनके ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन को समझने से पहले हम उत्पाद समझते हैं कि उत्पाद क्या होती है। तो उत्पाद कोई भी वस्तु जो किसी बाजार में बेची जा सके और जो लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करे उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों, ये प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, वो एक प्रकार से पर्यटकों की आवश्यकता को पूर्ति करने वाला हो, वही उत्पाद की श्रेणी में आता है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं कि पर्यटन उत्पाद की भूमिका से कि किस प्रकार से उत्पादन की श्रेणी में आया और किस प्रकार से इसने आज एक बहुत बड़े उद्योग के रूप को अपने अंदर समाहित किया है। व्यक्ति का स्वभाव प्राय घुमक्कड़ प्रकृति का होता है। यह इच्छा उनके मन में अनादिकाल से रही है। जब उनका मन अपने कार्यस्थल से थक जाता है, मनोरंजन के लिए किसी प्राकृतिक स्थल की ओर अथवा घर की ओर निकल जाते हैं या किसी ऐतिहासिक स्थल अथवा धार्मिक स्थल पर जाकर मन की शांति खोजता है। वह पर्यटन की इच्छा उनके मन में तब से थी जब से उसने सभ्यता का सबक सीखा, लेकिन तब उसके पास आवाजाही मतलब आने जाने का कोई भी साधन नहीं था। वह पर्यटन स्थल पर जाता था पर उसके पास ठहरने का कोई पुख्ता इंतज़ाम ना था, इसलिए वह किसी सराय अथवा धर्मशाला में ठहरता था अथवा किसी मठ या गुरुकुल में रात गुजारता था। घर से कच्चा भोजन लेकर चलता था, साथ ही ईंधन आदि लेकर चलता था। कुछ दिन तीर्थ स्थल पर ठहरकर अपने वापस लौट आता था। यह तब की बात है जब उसके पास ना तो पर्यटन स्थल पर आने जाने के साधन थे और ना वहाँ ठहरने की सुचारू व्यवस्था। पर्यटन स्थल पर उसके जाने की इच्छा साहस भरी होती थी। यह भी निश्चय नहीं होता था कि वह जिस क्षेत्र की यात्रा कर रहा है, यात्रा पूरी कर घर पहुंच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जंगली जानवर अथवा खराब मौसम उनके प्राणों को उड़ा सकता था। उस समय के यात्रियों की यात्रा या तो व्यावसायिक हुआ करती थी या फिर धार्मिक यात्रा के दो ही कारण प्रमुख हुए करते थे। बच्चों, ये यात्रा उस दौरान की है, या हम कह सकते हैं आदिकाल से हमारे देशों विदेशों में जो पूर्वज हुआ करते थे, यहाँ पुराने लोग हुआ करते थे, वो दो ही प्रकार से यात्रा करते थे, या तो व्यवसायिक करते थे या धार्मिक यात्रा करते थे, क्योंकि यही दो यात्रा की वजह से यात्रा का उदय हुआ, उसने एक नया मोड़ लिया और धीरे धीरे एक पर्यटन उद्योग की ओर आया। क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं हुआ करता था। लोग धर्म स्थल से जुड़ी यात्रा करते थे या व्यापार के लिए करते थे। कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं हुआ करती थी और ना ही रहने की हुआ करती थी, इसलिए मठ सराय या फिर गुरुकुल में रुकते थे और साधन कुछ ना होने के कारण वह बहुत दूर दूर की यात्रा ना कर बल्कि कुछ जगह पर रुक कर यात्रा को पूर्ण करते थे और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गुंडों से, जानवरों से व मौसम खराब होने के वजह से आदि तमाम परेशानियों का सामना कर उन्हें अपने पर्यटन स्थल तक पहुंचना पड़ता था। और इस प्रकार पहले यात्री कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए यात्रा किया करते थे। उनका उद्देश्य या तो किसी दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करते थे या फिर हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे
धामों की यात्रा करना था। ये यात्राएं बहुत कठिन होती थी। उसके आगे अनेक पर्यावरण समस्याएं खड़ी होती थी। फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र की और कुछ सेठ व्यापारियों को ध्यान गया। उन्होंने पर्यटन स्थल पर यात्रियों के लिए सराय बनाने शुरू किए और धार्मिक स्थलों पर मठों पर यात्रियों को रुकने की अनुमति दी। और इस प्रकार कुछ व्यापारी किस्म के लोगों ने धन अर्जन की नीयत से कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर सराय अथवा धर्मशालाएं बनानी शुरू की। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने ज़माने में या हम ऐतिहासिक अगर यात्रा को देखें तो वो इस तरीके की हुआ करती कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता था। यात्राएं या तो व्यापार के लिए, धर्म के लिए करी जाती थी और इससे ज़्यादा कोई भी यात्रा नहीं की जाती थी, क्योंकि यात्राएं इस प्रकार से होती थी कि उसको करना बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना कर कर उसे पूर्ण करना होता था। लोगों के पास रहने का कोई साधन नहीं हुआ करता था यात्रा के दौरान, या फिर वहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता, ना खान पान की चीज़ें, कोई भी ऐसी प्राथमिक आवश्यकता पर्यटकों को नहीं मिला करती थी। इसलिए बड़ी मुश्किल से ही वह यात्रा को पूर्ण कर पाते थे। वह तभी यात्रा करते थे या तो अपने घर पर वापस लौटने के लिए, कि अगर वो कहीं और व्यवसाय कर रहा है, उसे थक कर वो अपने परिवार से कुछ समय के लिए मिलने जाता था तब यात्रा करता था, व्यापार के लिए यात्रा करता था, या फिर धर्म के लिए यात्रा करता था। और इस प्रकार कुछ वहाँ के व्यापारियों के किस्म के लोगों ने इसे और सुलभ बनाने के लिए कुछ कुछ जगहों पर, जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक रुका करते थे, जैसे गुरुकुल, मठ, सराय, धर्मशाला आदि जगहों पर छोटी छोटी दुकानें बनाकर उनको उनकी आवश्यकता की ज़रूरतों को प्रदान करने की कोशिश की, जिससे यह एक बड़ा रूप आया और धीरे धीरे पर्यटन भारी मात्रा में और यात्रा करने लगे। और इस प्रकार से यह एक बहुत बड़े उत्पादन के रूप में प्रक्रिया सामने आई, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो साधन की हो, चाहे वो खान पीन की हो, चाहे वो परिवहन की हो। कोई भी ऐसा साधन जो पर्यटकों की सर्विसेज दी जाए और उसकी आवश्यकता को पूर्ण करे, वह उत्पाद की श्रेणी में आता है। साथ ही बच्चों, कुछ यात्रियों की आवाजाही का मतलब बच्चों होता है आना और जाने की प्रक्रिया के लिए बैलगाड़ी, घोड़े, रथ, हाथी आदि की व्यवस्था की। ये लोग धर्मशाला में ठहरने के लिए अथवा बैलगाड़ी पर्यटन स्थल तक पहुंचाने के लिए धन वसूल करने लगे। जब यात्रियों की संख्या इन क्षेत्रों में बढ़ने लगी तो कुछ ने धर्मशाला अथवा सराय के पास छोटी छोटी दुकानें शुरू कर दी। वहां यात्रियों ने अपनी चाहत के अनुसार वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। यही वह स्थिति है जब यात्री पर्यटन उत्पाद का रूप धारण करने लगे। बच्चों, ये वो प्रक्रिया है जहां पर पर्यटकों की आवश्यकता को महसूस किया गया और उनकी आवश्यकता को वहां लाया गया और इसने एक बड़ा रूप लिया। चाहे वो उसकी कोई सी भी आवश्यकता हो, पर्यटन को जानने के लिए या फिर पर्यटन तक पहुंचने के लिए, वो सारी सुविधाएं उत्पाद के द्वारा उसको प्रोवाइड कराई जाने लगी और यही धारणा एक पर्यटन उत्पाद के रूप में उभर कर आने लगी। आज पर्यटन एक ऐसा उत्पाद है जो ना तो मूर्त है, मतलब कोई आकार नहीं है, और ना ही सदृश्य है। यह कोई वस्तु नहीं है, फिर भी परंपरागत रूप में इनका व्यापार पर्यटन उत्पादों के प्रचार व उनके महत्व को बताने पर निर्भर करता है। इसमें पर्यटन उत्पाद उपभोक्ता को बेचा नहीं जाता, जैसे कि किसी उद्योग के उत्पाद के साथ होता है। उत्पाद का प्रयोग निरंतर जारी रहता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पर्यटन स्थल की जो भी हम सर्विसेज देते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका कोई आकार या विकार नहीं होता। जैसे वो सर्विसेज या तो एडवाइस के रूप में भी हो सकती है, वो उसके आवास की भी हो सकती है, उसके खान पीन की भी हो सकती है, या फिर उसके रहने सहने की भी हो सकती है, या फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी उसने साधन प्रयोग किया है, किस तरीके से जाना है, किसी ने उसकी हेल्प की है वहाँ जाने की, वो कोई भी प्रकार से पर्यटक की अगर आवश्यकता को पूर्ति करते हैं सर्विसेज, वो एक प्रकार से उत्पाद के रूप में आती है। ठीक है, उदाहरण से बच्चों समझते हैं। जैसे
ताजमहल एक पर्यटन उत्पाद है। इसे जितने चाहे पर्यटक देख सकते हैं, जबकि दुकान पर बिकने वाली सामान एक उपभोक्ता को ही मिलता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ताजमहल एक प्रकार से उत्पाद है, क्योंकि एक तरीके से उत्पाद क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट या तो कोई भी सर्विसेज हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई स्थल हो सकता है जिस पर पर्यटक आकर्षित होकर अपने पैसे इन्वेस्ट करे और उसे देखे या फिर उसका यूज़ करे। वो एक प्रकार से उत्पाद की श्रेणी में आता है। इसलिए आज ताजमहल उत्पाद की श्रेणी में काउंट होता है, जिसे जितना चाहे वह पर्यटक देख सकता है। परंतु अगर किसी भी दुकान की आवश्यकता की ज़रूरत के अनुसार पर्यटक को कुछ भी चीज़ चाहिए होगा तो उसे एक ही व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकता है। वही एक प्रकार से उपभोक्ता को मिलती है वो सर्विसेज, अन्य किसी भी व्यक्ति को उसके अनुसार नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, पर्यटन उद्योग सेवाओं की संयुक्तता, इसकी उपलब्धि निश्चित चुने हुए स्थानों पर ही होती है। इसका विपणन एक बड़ा कठिन कार्य है। बच्चों, विपणन क्या होता है? विपणन एक प्रकार से 4Ps है, जो पैसों के बदले उपभोक्ता की आवश्यकताओं व ज़रूरतों को पूरी करता है। वह प्रक्रिया 4Ps कहलाती है, जैसे उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, मूल्य, प्राइस, स्थान, प्लेस, संवर्धन मतलब प्रमोशन। यह है वो 4 घटक है जो विपणन का कार्य करते हैं और हमें पर्यटकों की आवश्यकता को बताते हैं और उसी से रिलेटेड हम उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे जानना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे अगर कोई कुंभ मेले के अवसर पर तीर्थयात्री गंगा स्नान करना चाहता है तो उसे गंगा जाने ही होगा। और इस प्रकार हमने समझा कि पर्यटन उत्पाद किस प्रकार से पर्यटन उद्योग बना। बच्चों, इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से पर्यटन उत्पाद अपना कार्य करता है और किस प्रकार से वह पर्यटकों की आवश्यकता को पूर्ण करता है। और ये आज बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग के रूप में आया है। यह पर्यटन उत्पाद एक तरीके से स्थल भी हो सकता है बच्चों, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई एडवाइस भी हो सकती है। इसका कोई मूर्त रूप नहीं है, ना कोई आकार है। ये एक प्रकार से सर्विसेज है जो पर्यटकों को उसकी आवश्यकता को पूरी करती है। आई होप आपको समझ आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। पर्यटन उत्पाद की परिभाषा, अभी इसकी हम परिभाषा से समझते हैं। और अभी तक हमने पर्यटन उत्पाद किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उत्पाद बनकर आया है, या फिर हम कह सकते हैं उद्योग के रूप में पर्यटन को उभारा है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। घटनाएं व वस्तुएं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे पर्यटन उत्पाद कहते हैं। अतः उत्पाद करने वाले और उसे प्राप्त करने वाले दोनों परस्पर संतुष्ट जरूर होने चाहिए, तभी वह प्रक्रिया पर्यटन उत्पाद की श्रेणी में आती है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दुकान से लिया है तो वो मुझे संतुष्ट करना होना चाहिए और पर्यटक जितना पैसा मांगता है उसको भी उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, तभी वो एक पर्यटन उत्पाद की परिभाषा में सम्मिलित होती है और वह एक प्रकार से सर्विस ही कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं पर्यटन उत्पाद के विशिष्ट अभिलक्षण कौन कौन से हैं। उत्पाद सदा प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट हो वो उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन? हमारा पर्यटक या फिर क्लाइंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्रेता की आवश्यकताओं को संतुष्ट व पूरा करने वाला होना चाहिए। क्रेता कौन होते हैं बच्चों? उपभोक्ता होते हैं। जो भी प्रोडक्ट खरीदने आता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है वह वस्तु पर्यटकों के बजट के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे विनिमय प्रणाली ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती रहे। बच्चों, पर्यटक को किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए हो तो उसके बजट में होना चाहिए, जिससे वो प्रक्रिया वो यूज़ भी करता रहे और वो प्रक्रिया चलती भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन उत्पाद एक स्थान, व्यक्ति, संस्था आदि कोई भी हो सकता है जो उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता अनुसार उसके मन को संतुष्ट करे। बच्चों, उत्पाद हमारा कोई भी हो सकता है, स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, या वो कोई भी प्रोडक्ट जो पर्यटकों को संतुष्ट करे, उसकी आवश्यकता को पूर्ण करे, वो एक प्रकार से पर्यटन उत्पाद की श्रेणी में आता है।
नेक्स्ट है सेवा द्वारा उत्पाद होता है अथवा उन सेवाओं से उत्पाद होता है जो गोचर अथवा लौकिक होती है, जैसे कार, टेलीविज़न, माइक्रोफोन, एयर कंडीशन आदि। बच्चों, सेवा ही एक प्रकार से उत्पादन है जो इस प्रकार से पर्यटकों की आवश्यकता पूरी होती है। कोई भी हो, चाहे वो घूमने फिरने की हो, खाने पीने की हो, रहने की हो, कोई भी उसकी प्राथमिक आवश्यकता जो वो चाहता है उसको फुलफ़िल करे, वही एक प्रकार से उत्पाद होता है। जैसे अगर वो घूमना चाहता है और ड्राइविंग करने का बड़ा शौक है तो उसे कार की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई टीवी ज़्यादा देखता है तो उसे टीवी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, माइक्रोफोन की ज़्यादा होगी। कंडीशन जो गर्मी में नहीं बैठ सकता, या फिर हम कह सकते हैं जिसे ज़्यादा गर्मी लगती है, उसे एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे देने वाला व्यक्ति एक प्रकार से उत्पादन कहलाता है, जो उस प्रोडक्ट को उसकी सर्विसेज के द्वारा एक पर्यटक तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटन उद्योग अनेक तत्वों को मिलाकर एक उद्योग का रूप धारण करता है। उसी प्रकार पर्यटन उत्पाद भी अनेक तत्वों को मिलाकर अपने उत्पाद तैयार करती है। एक उत्पाद की तभी उपयोगिता बढ़ती है जब उसमें दूसरा उत्पाद तत्व शामिल होता है। बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी पीने के लिए हमें दूध की भी चाहिए और उसमें कॉफ़ी पाउडर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, तभी उससे एक प्रोडक्ट निर्मित होगा। और वही वो प्रक्रिया है जो एक प्रोडक्ट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट को शामिल कर तत्व के रूप में एक प्रोडक्ट निर्मित करती है और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल का रख रखाव व उसका आकर्षण एक तत्व हो सकता है। वही दूसरी ओर इसका आकर्षण तभी रह सकता है जब आने जाने का सरल सुविधा प्राप्त हो। इसलिए एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पर्यटन उत्पाद की तीन अभिलक्षण होते हैं। बच्चों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थल से प्रभावित होकर जाए या फिर किसी घटना से प्रभावित होकर जाए पर्यटक वहाँ पर, तो उसको बहुत सारी प्राथमिक आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ें उसे मिल जाती है तो वह एक अच्छी यात्रा को पूर्ण करता है और बार बार वो खुद ही अकेला नहीं बल्कि अन्य तमाम अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आता है और वो सारी सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाती है। तो उसको पूर्ण करने के लिए तीन अभिलक्षण बताए गए हैं। वह कौन कौन से हैं उसे समझते हैं। पर्यटन उत्पाद के तीन तत्व हैं जिसके बिना वह अपना विकास नहीं कर सकता। बच्चों, अगर किसी भी पर्यटक को अगर कहीं भी पर्यटन स्थल में घूमना जाना है तो वो तीन तत्वों से होकर ही जा सकता है, वरना वो अपना विकास नहीं कर सकता या फिर हम अपने उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो वो कौन कौन से हैं उसे समझते हैं। पहला है आकर्षण। पर्यटन उत्पाद में आकर्षण वह तत्व है जिसके कारण किसी अन्य की तुलना में पर्यटक वही स्थान चुनेगा जो उसे विशेष लगेगा, या जिसके कारण पर्यटक अपने आवास स्थान को छोड़कर उस पर्यटन स्थल पर जाएगा जो उसे अधिक आकर्षित या मोहित करता है, अथवा पर्यटकों की प्राथमिक आवश्यकता भी वहीं सुलभ हो। यही आकर्षण तीन प्रकार के हैं, जैसे स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उदाहरण के तौर पर जलवायु, दृश्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदि। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हमारे जितने भी पर्यटक हैं अगर देश विदेशों से घूमने आ रहे हैं तो वो क्यों छोड़कर आएंगे अपना घर, तो कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, किसी ना किसी की घटना से वो आकर्षित ज़रूर होना चाहिए या स्थल से आकर्षित होना चाहिए, चाहे मौसम से। वो कोई भी एक आकर्षण का कारण होना चाहिए पर्यटक का कि वह घूमने के लिए खुद को रोक ना पाए, तभी वह घूमने के लिए जाता है और वही उस स्थल पर जाएगा जब उसे सारी प्राथमिक आवश्यकताएँ मिल जाएगी, चाहे उसके रहने खाने पीने की हो, कोई भी वो जो प्राथमिक आवश्यकता जो पर्यटक को चाहिए उस स्थल पर। और साथ ही अगर उसे कोई मनोरंजन के साधन या फिर उसको यात्रा के दौरान अकेलेपन को दूर करना या बोर हो रहा है उसको दूर करने के लिए कोई नृत्य, संगीत, कला चीज़ें भी अगर उसे मिलती है तो वो उसे एंजॉय करता है और उस यात्रा को बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकता है। वही वो सारी आकर्षण के केंद्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पहुंच। पर्यटन में स्थल बिना परिवहन सुविधा के महत्व नहीं रहता, क्योंकि कोई भी पर्यटक अपने निवास स्थान से किसी पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक परिवहन चाहता है, जिससे वह अपनी सुविधा पूर्वक अपनी यात्रा सफल कर सके। और इस व्यवस्था होने से पर्यटकों की संख्या पर्यटन स्थल पर अधिक हो जाती है और वह पर्यटन स्थल पर एक उत्पाद के रूप में होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि किसी भी स्थल पर पहुंचना है तो उसके लिए कोई ना कोई साधन सुलभ होना
होना चाहिए, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में जा सके और उसे किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े कि अगर उसे बहुत दूर जाना है तो बहुत लंबे समय तक उसे लाइनों में लगना पड़ रहा है, अपने सामान की देख रेख करनी पड़ रही है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा वेटिंग करना पड़ रहा है किसी भी परिवहन के लिए, तो वो चीज़ें उसे ना फेस करनी पड़े। इसलिए ऐसे साधन बनाए जाने चाहिए हमारे गवर्नमेंट को कि जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आए और वहाँ पर अच्छे से उस यात्रा को एंजॉय भी करे और कब वो पहुंच जाए उसे पता भी ना चले। ऐसे साधनों का हमें सुलभ कर लेना चाहिए पर्यटकों के लिए, और ऐसे संसाधनों को पर्यटक ज़्यादा चुनते हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रकार की सुविधाएं होती है, उठने की और एयर कंडीशन की, सोने की। मतलब आजकल इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हमने एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। ऐसे संसाधनों को हमारी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए जिससे पर्यटक भारी मात्रा में आ सके, उसे प्रभावित होकर उसे फील हो कि हमारी यात्रा ही उसे याद न रहे, बल्कि जिस यात्रा को वो जिस परिवहन से कर रहा है उसे वो परिवहन भी याद रहे और वह उस स्थल पर बड़ी आराम से पहुंच सके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सुविधाएं। पर्यटक अपने निवास स्थान से पर्यटन स्थल पर तभी जाएगा जब उसे खान पान, रहन सहन, आमोद प्रमोद व अन्य चीज जो उसे आवश्यक हो वह पर्यटन स्थल पर प्राप्त हो, तभी पर्यटक अपने निवास स्थल को छोड़कर पर्यटक स्थल पर जाता है। बच्चों, पर्यटक की वो सारी सुविधाएं, चाहे वो खान पीन की हो, रहने की हो, परिवहन की, वो सारी सुविधाएं अगर उसे मिल जाती है उस पर्यटन स्थल पर तो वह भारी मात्रा में जाता है और उस स्थल का वर्णन करता है, या फिर हम कह सकते हैं उस स्थल को बड़े लंबे समय तक याद रख सकता है और वह बार बार अकेले ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के संग जाता है। अगर वो पर्यटन ज़्यादा आकर्षित है, पहुंचने का साधन आसान है और उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है तो वह पर्यटक वहां पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस प्रकार पर्यटन उत्पाद आपकी प्रसन्नताओं, व्यापार की आवश्यकताओं और अवकाश के समय को निर्मित निवास स्थान पर उपलब्ध करा देता है, जिससे पर्यटक व उपभोक्ता संतुष्ट हो जाए अथवा आकर्षक पहुंच सुविधा के बिना पर्यटन उत्पाद का कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों, एक प्रोडक्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? अगर कोई पर्यटक स्थल के रूप में है तो उसको आकर्षित करने वाली चीज़ें वहाँ पर निर्मित होना चाहिए, उसका इतिहास वहाँ का पता होना चाहिए, या इतिहास एक ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यटक अपने आप को खुद को रोक ना पाए, चाहे वो उसका खुद का ही एक आकर्षण क्यों ना हो उस स्थल का, चाहे वहाँ पर उद्योग ही क्यों ना लगता हो, किसी भी चीज़ का वो उसको आकर्षित करने वाला होना चाहिए। वहाँ पर जाने का तरीका, जाने की चीज़ें उसे अच्छे से पता होने चाहिए और वहाँ के साधन सुलभ होने चाहिए और उसे हर प्रकार के सुविधाएं उसे वहाँ मिल जानी चाहिए। तभी पर्यटक उत्पादन में एक उद्योग के रूप में निर्मित होता है और तभी एक प्रकार से पर्यटन उत्पाद एक बहुत बड़े मात्रा में पर्यटक प्रयोग करते हैं या फिर हम कह सकते हैं जाना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, पर्यटन की राष्ट्रीय कार्य योजना पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। इसके अंदर आपको पर्यटन ने किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या अन्य जितने भी कार्य किए उसके ऊपर एक आपको नोट्स लिखना है। सो पहला है, राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य है कि पर्यटन में विकास करना है। पहला उद्देश्य है उसका विकास करना है जिससे वह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को ठीक ढंग से सुविधाएं प्राप्त करा सके, जिससे आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए। घरेलू मतलब देश के अंदर रहने वाले पर्यटक और विदेशी जो बाहर से आने वाले पर्यटक होते हैं, उन दोनों को ही ठीक ढंग से सारी सुविधाएं व सेवाएं प्रदान कराई जा सके, जिससे हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पर्यटन के लिए नई नई योजना बनाई जाए जिससे उपभोक्ता व पर्यटकों को सुविधाएं प्राप्त कराई जा सके। पर्यटन को लेकर जो भी योजना बनाई गई उसके अंदर नियम कानून बनाए गए हैं कि जिससे पर्यटकों को भारी मात्रा में सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को अधिक से अधिक लाभ व सुविधाएं प्राप्त कराना जिससे बाजारों में व पर्यटन में वृद्धि हो सके। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जो उपभोक्ता है हमारे, उन सभी को अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए ऐसी सुविधाएं बनानी चाहिए या फिर ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिससे वो भारी मात्रा में आ सके और बाज़ारों में वृद्धि हो सके और जिसकी वजह से हमारे विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में अर्जित हो सके, जिससे हमारे देश की आर्थिक इकोनॉमिक्स में वृद्धि देखने को मिल सके या वृद्धि हो सके। ऐसे पर्यटन स्थलों का निर्माण या विकास
करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नई नीतियां वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाए जिससे बाज़ारों में उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो। बच्चों, जितने भी तरीके से पर्यटन में पुरानी नीतियाँ थी उसको थोड़ा चेंज करते हुए नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी तरीक़ों की योजनाएं बनानी चाहिए या सुविधाएं प्रोवाइड कराने वाली तकनीकें बनानी चाहिए जिससे भारी मात्रा में उपभोक्ता को सुविधा भी प्राप्त हो, आवश्यकताएं जो उसकी फुलफिल हो सके, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक एक देश से दूसरे देश में जा सके और वृद्धि देखने को मिले। नेक्स्ट है पर्यटन को सही तरीके से चलाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थाओं, सरकार संस्थाओं आदि को उनकी भूमिका निर्धारित कर देनी चाहिए। बच्चों का तात्पर्य बच्चों यह है कि जो पर्यटन है उसको लेकर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी सरकार संस्था व सरकारी संस्था आदियों को जितनी भी पर्यटन को लेकर योजना बनाई गई उनको बांट देना चाहिए कि वो एक एक योजनाओं को ठीक ढंग से और सही समय के अनुसार विकसित कर सके व निर्धारित कर सके जिससे पर्यटक भारी मात्रा में लाभ प्रॉफिट उठा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है समय समय पर उत्तरदायी संस्थाओं को पर्यटन सुधार संबंधी सुझाव देने चाहिए। बच्चों, जितनी भी संस्थाएं पर्यटन को लेकर उन्हें उत्तरदायी संस्थाओं को के लिए कई योजनाएं व सुझाव देने चाहिए जिससे पर्यटन में मुनाफा देखने को मिले, उसका विकास देखने को मिले। ठीक है बच्चों, रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए जिससे बेरोजगारी समाप्त हो सके। घरेलू पर्यटन को लोगों के बजट के अनुसार विकसित करना चाहिए। बच्चों, घरेलू पर्यटन मतलब देश के अंदर के पर्यटकों के अनुसार ही हमें योजनाएं बनानी चाहिए या नीतियां बनानी चाहिए पर्यटन को लेकर कि जिससे पर्यटक भारी मात्रा में उस चीज़ का या उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सके और उसके बजट में हो तभी उसका प्रयोग कर सके जिससे उसे विकसित करने में मदद मिलेगी। किसको? पर्यटन को। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर और पर्यावरण को ध्यान में रख बच्चों जो भी योजनाएं बनाई जानी चाहिए वो हमारे राष्ट्रीय धरोहर मतलब इतिहास, स्मारक, जो भी हमारा इतिहास है जिससे प्रभावित होकर पर्यटक आता है, आकर्षित होकर, उन सभी चीज़ों को, धरोहर को, हमारे देश की धरोहर को ध्यान में रखते हुए व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास और विदेशी मुद्रा के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बच्चों, जितने भी बाहर से पर्यटक हमारे देश के अंदर आते हैं या हम उनके पास जाते हैं तो उन दोनों को ही एक तरीके से आशावादी, एक नई एक उपभोक्ता या फिर हम कह सकते हैं एक क्लाइंट के रूप में हमें देखना चाहिए, एक आशा के लिए कि उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट है और हमारा भी। तो हमें उन सभी के संग एक प्रेम पूर्वक एकता का सम्मान देते हुए उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हमारे देश में भ्रमण कराना चाहिए। साथ ही जिससे एक वो ऐसा उत्पाद या एक ऐसा तत्व है जिससे हमें विदेशी मुद्रा अधिक होगी, इसलिए उनका भी ध्यान हमें उसी मात्रा में रखना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने देश के पर्यटकों का रखते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ना ही स्वदेशी को विदेशी से और ना ही विदेशी को स्वदेशी से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मानव संसाधनों के विकास के लिए विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर घरेलू राष्ट्र में बुलाया जा सके। बच्चों, मानव संसाधनों के जितने भी संसाधन हैं उसको विकसित किया जा रहा है और जिससे कि विदेशी मुद्रा हमें आमदनी में प्रॉफिट दे सके, जिससे हम अपने घरेलू राष्ट्र को अधिक मात्रा में विकसित कर सके और जितने भी पर्यटक है वो हमारे देश में भारी मात्रा में घूम सके, उसको बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे उपभोक्ता को कोई कठिनाई ना उठानी पड़े और वह अपने मनोरंजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह आराम से जा सके। और यह योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे पर्यटकों का कहीं घूमने के लिए अपनी इच्छाओं को मारकर घूमने जाना पड़े या घूमने के लिए मजबूर हो जाए। बच्चों, पर्यटन स्थल को इस तरीके से संरक्षित करना चाहिए या ऐसी संस्थाओं बनानी चाहिए जिससे हमारे पर्यटन का तो विकास हो और हमारे देश में पर्यटन को लेकर वो और भी विकसित करें। साथ ही हमारे देश के जितने भी संस्थाएं उनको पर्यटन को लेकर जितनी भी आवश्यकताएं या योजनाएं उस तरीके से बनानी चाहिए या एक बजट में बनानी चाहिए जिससे पर्यटक भारी मात्रा में
आकर्षित होकर वहाँ घूमने आ सके, वो अपने मन को भी मार सके परंतु वो घूमना ना छोड़े कि नहीं भाई मुझे आज ये वाला काम छोड़ सकते परंतु घूमना नहीं छोड़ सकते। वो खुद को रोक ना पाए, अपने आप को विवश कर ले घूमने जाने के लिए। ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि उसे हर प्रकार की आवश्यकताएं, हर प्रकार की सुविधाएं जो उसे एक प्राथमिक आवश्यकता के अंदर चाहिए होती है वो उसे सुलभ मिल सके। हर वो चीज़ जिससे पर्यटक डरता है एक यात्रा करने के लिए उसे सुलभ बनानी चाहिए। ऐसी योजना हमारी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन की प्रमुख समस्याएं और राष्ट्रीय मुद्दे। बच्चों इसके अंदर आपको भारत के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है उसके द्वारा राष्ट्रीय मुद्दे क्या क्या है उसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है या स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों। आंसर है पर्यटन गतिशील उद्योग ही नहीं है अपितु आय का प्रमुख स्रोत है। यह आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के पहलुओं से जुड़ा है। आर्थिक दृष्टि से इनका अधिक महत्व है यानी यह आमदनी का प्रमुख स्रोत है। साथ ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में रोजगार प्रदान कराता है। लेकिन जहां पर्यटन के अच्छे परिणाम देखने को आ रहे हैं वहीं इसकी समस्याएं भी कम नहीं है। बच्चों हमारा एक जो पर्यटन है वो एक प्रकार से गतिशील उद्योग है, मतलब समय के अनुसार डेवलप के अनुसार यह हर दिशा में, हर स्थिति में या हर एक शताब्दी में बदलता हुआ हमें पाएगा। ये एक गतिशील उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। साथ ही ये एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें पर्यटक या हमारे भारत के रिश्ते या अन्य चीज़ें ही नहीं बल्कि हमारे देश का प्रमुख स्रोत के रूप में उभर कर आया है और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सबसे बड़ा उद्योग के रूप में हमारे सम्मुख है। इससे हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। लोगों के कहने, ओढ़ने, पहनने, बैठने, अन्य तमाम चीज़ों पर पर्यटन उद्योग का भारी मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है। यह एक प्रकार से हमारी आमदनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही ये लोगों को रोजगार प्रदान कराती है। ये आदि प्रॉफिट इसके होते हुए भी परंतु इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसी योजनाएं हमारी भारतीय राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित करनी चाहिए या फिर हम कह सकते हैं ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए पर्यटन को लेकर जिससे हमारा पर्यावरण या हमारी विरासत किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। तो किस प्रकार की समस्याओं से आज हम पर्यटन से ग्रस्त है वो पढ़ते हैं बच्चों। पहला है प्रदूषण की समस्या। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में पिछले सालों के मुकाबले ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। बच्चों पर्यटन के अंदर जो स्थल है वहाँ पर लोगों का आना जाना तो भारी मात्रा में वृद्धि लाया है परंतु वहाँ जो भी आवश्यकता है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई सुविधा में बढ़ोतरी नहीं है। परंतु जितने पर्यटक है वो भारी मात्रा में वहाँ घूमने आते हैं, इस चीज़ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निष्प्रभावी ही है कि इसकी सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक पर्यावरण में दिखाई देती है। प्राकृतिक पर्यावरण से यह अभिप्राय समुद्र पर्यावरण, तट, पर्वत, घाटी, मैदान, भूभाग, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में गांव, कस्बे, शहर एवं ऐतिहासिक इमारतें आदि को भी शामिल कर दिया जाता है। इन सब स्थानों पर पर्यटक एक अजनबी व्यक्ति की तरह दाखिल होता है। अगर इन स्थानों पर पर्यटक कम आते हैं तो पर्यावरण की कम हानि होती है, लेकिन पर्यटकों की अधिक संख्या में आना और एक लंबे अवधि तक रुकना पर्यटन स्थल को दूषित करता है। साथ ही उनके द्वारा छोड़ा गया कचरे का निष्पादन प्रभावी ढंग से होता है। परिणामतः नदियों प्रदूषित होती हैं। उनके द्वारा फेंके गए प्लास्टिक के थैले या टिन बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होते, अतः यह सब प्रदूषण के प्रमुख कारण बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि पर्यटक किसी भी ऐसे स्थल पर जो भारी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करता है उस स्थल पर अगर भारी मात्रा में जाता है, संख्या बढ़ती है परंतु वहाँ सुविधा, वहाँ उसके रख रखाव की व्यवस्था नहीं बढ़ती तो भारी मात्रा में उसका प्रभाव हमें
अपने प्रदूषण के रूप में देखना पड़ता है। वहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं वो किसी भी प्रकार की का कोई भी नियम कानून ना मानते हुए वहाँ पर खा पी कर फेंक देते हैं, और इधर उधर फेंकने की वजह से पर्यटक या अन्य चीज़ें प्रभावित होती है जो उसके आसपास है, जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। समुद्र तट प्राकृतिक कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पर्यावरण दूषित होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वनों की हानि। पर्यटकों को लुभाने के लिए वनों का महत्व स्थान है। यह प्रादेशिक संस्कृति के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक धरोहर के प्रतीक है। पर्यटकों की लापरवाही वनों को हानि पहुंचाती है। उनसे आग लगने का भय रहता है। कहीं ना कहीं पर्यटक सुविधाएं जुटाने के नाम पर वनों को काटकर इमारतों का रूप दिया जाता है। वनों को कटाव, भू संकलन, भूमि का अपरदन, नदी घाटों में अवसाद के कारण बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। मानसरोवर की और पर्यटकों की आवाजाही ने इसी तरह के नुकसान पहुंचाए हैं। अतः भारतीय पर्यटन की प्रमुख समस्या में से एक समस्या यह भी है। बच्चों, वनों की हानि के रूप में आज हमें भारी मात्रा में वन प्रदूषण या फिर हम कह सकते हैं प्रदूषण देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उन स्थलों पर पर्यटक घूमने आते हैं, तो उन स्थलों में वहाँ पर उसको इस तरीके से सुसज्जित किया जाता है कि आधी मात्रा में उसकी कटिंग कर कर किसी भी जानवर, पशु, पक्षी का रूप देकर उसे उस जगह को और आकर्षित किया जाता है, जिससे हमारे भारी मात्रा में जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक स्थल जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और भारी मात्रा में इमारतों के रूप में उन स्थलों को परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं आने का भारी मात्रा में हमें अनुभव देखने को मिल सकता है, जैसे भूसंकलन, भूमि का अपरदन, नदी घाटों में अवसाद के कारण बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। आदि तमाम जगहों पर इन सब चीज़ों का अपरदन होने की वजह से वनों का बार बार कटना और उसकी कमी एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में बदलकर उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही है, और जिससे हमारे वनों को दूषित तो किया जा रहा है, साथ ही वनों की भारी मात्रा में हानि भी देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों। वन्य जीवों के नुकसान। पर्यटन स्थल में पर्यटकों की ओर से किया जाने वाले शिकार, फोटोग्राफी, उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र के अतिक्रमण से वन्य जीवों जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। पर्यटकों में जीव जंतुओं के फर, खाल, हाथी दांत के आभूषण, सींग, पूंछ, चाबी के गुच्छे, स्मृति चिन्ह की मांग बढ़ रही है। उनकी मांग पूरी करने के लिए जीवों का वध किया जाता है। कहीं कहीं तो मांस की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जीवों का वध किया जा रहा है। बच्चों, कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक संस्कृति कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पर्यटकों से ज़्यादा प्रभावित हो रही है। वह सभी अपनी फोटोग्राफ पशु पक्षियों के साथ लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जो वहाँ के आभूषण, सींग व पूंछ, चाबी आदि गुच्छे स्मृतियाँ वहाँ से लेके चले जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीवों को अपनी ज़रूरतों की चीज़ें या अपने इंटरेस्ट के रूप में उसका प्रयोग करने के लिए उन चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं, और भारी मात्रा में ऐसे पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाते हैं। कई मांस की ज़रूरतों की बहुत सारी पड़ने लग गई है, उस चीज़ में भी जानवरों का वध किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से किसी भी पशु पक्षी को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग करने के लिए उनका वध कर दिया जाता है, जो एक प्रकार से बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं हमारे जीव जंतुओं को नष्ट करने या वह प्रजाति नष्ट करने में पर्यटकों की ही भारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि यह अभी से नहीं बहुत पुरानी अवस्था है जहाँ पर राजा महाराजा अपने शौक को पूरा करने के लिए पशु पक्षियों का शिकार किया करते थे, और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे पशु पक्षियों की जो प्रजातियाँ हैं वो नष्ट हो गई है, या फिर उनका मांस की वैल्यू या फिर उनके सींग पूंछ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे लेने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं और उनके साथ फ़ोटोज़ लेते हैं, या फिर उनको नज़र बचाते ही उनको अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भीड़ भाड़ से हानि।
पर्यटकों की पर्यटन स्थलों पर निरंतर बढ़ रही भीड़ ने सड़कों पर जाम की हालत पैदा कर दी है। इससे पारस्परिक समस्याएं उठ रही है। इन स्थलों पर कैंपों का निर्माण गलत प्रभाव छोड़ रहा है। पर्यटन इन कैंपों में रहकर अशिष्ट पदार्थ फेंक रहे हैं। नतीजन पारंपरिक व्यवस्था असंतुलित हो रही है। बच्चों, भीड़ भाड़ के वजह से भी पर्यटक खा पीकर इधर उधर ही फेंक देते हैं और जगह जगह पर जाम लग जाता है। जगह जगह पर कैंप लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है। पब्लिक प्रभावित होती है, जानवर प्रभावित होते हैं। अगर वहाँ पर बस यात्रा चल रही है वो प्रभावित होती है, तो कहीं ना कहीं वो कूड़ा करकट भी फैला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये व्यवस्था असंतुलित पैदा करती है। एक पर्यटन स्थल में अगर भीड़ की भारी मात्रा में किसी भी पर्यटन पर जाते हैं और भीड़ लगती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को और ख़राब करती है अच्छा करने की जगह। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जल प्रदूषण। पर्यटकों की आवाजाही से पर्यटन स्थल पर प्रभावित होने वाली नदियाँ, झील, समुद्र तटीय क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। नैनीताल की झील एक उदाहरण है जिसमें नगर का गंदा पानी आकर गिरता है। नौका परिवहन करते समय पर्यटकों की ओर से बेकार चीज़ें इसमें फेंक दी जाती है। इससे जल प्रदूषित हो रहा है, मछलियां मर रही है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिसमें पर्यटक घूमने फिरने जाते हैं, नदियों में घूमते हैं, पर वहाँ पर जब नाव में बोटिंग करते तो उस दौरान कुछ भी खाते पीते उसे वहीं फेंक देते हैं, जिससे वहाँ जीव जो रहते हैं, जल में जो जीव रहते हैं वो कहीं ना कहीं मर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण नैनीताल का, जिसमें नालियों का या फिर गलियों का पानी आकर गिरता है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है और इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय मुद्दा जल प्रदूषण भी बन गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण की समस्या। पर्यटन व्यवस्था ने पर्यटन स्थलों की वायु को प्रदूषित करने में कई तरह से अपना प्रभाव छोड़ा है। मोटर वाहनों का बढ़ता हुआ प्रयोग वायु प्रदूषित कर रहा है। कोयला, तेल व गैस के बढ़ते प्रयोग, रेल व सड़क यातायात से वायु प्रदूषित हो रहा है। बच्चों, ये वायु प्रदूषण भी भारी मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि जब भारी मात्रा में पर्यटक ट्रैवलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी परिवहन के साधन हैं वो अधिक मात्रा में यूज़ होंगे और कहीं ना कहीं वो वायु को और दूषित करते हैं। ठीक है बच्चों, शोर प्रदूषण। पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की निरंतर आवाजाही शोर प्रदूषण बढ़ा रही है। पर्यटकों की ओर से लाए जाने वाले हल्के वाहनों के विभिन्न प्रकार के हॉर्न की आवाज़ और विभिन्न मशीनों का प्रयोग शोर प्रदूषण की समस्या पैदा कर रहा है। बच्चों, ये भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं तो शोर हल्ला मचाते हैं या उनकी गाड़ियाँ शोर मचाती है, जिसके वजह से शोर प्रदूषण भी एक राष्ट्रीय मुद्दा उभर कर सामने आया है पर्यटन स्थल के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वन क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों को धीरे धीरे काटा जा रहा है। उपग्रहों से प्राप्त चित्र बताते हैं कि हमारे देश में वनों का क्षेत्र तेजी से घट रहा है। जिस तरह वन रोपण व वनों को काटे जाने के बीच अंतर तेजी से बढ़ रही है। वनों के विनाश के कारण कहीं वर्षा का कहर बरप रहा है तो कहीं भीषण गर्मी। इनसे पर्यटन स्थलों का मौसम बदल रहा है। पर्यटक जिस सुखद मौसम में आवास के लिए अपने घरों से कई किलोमीटर चलकर आते हैं, वह यहाँ आकर ठग सा महसूस करते हैं। हाल में मानसरोवर तीर्थ यात्रा, केदारनाथ की तीर्थ यात्रा में प्रकृति ने जो विनाश किया है, यह घटक वनों के परिणाम के कारण हुआ है। बच्चों, कहीं ना कहीं वन क्षेत्रों का ह्रास ने हमारे घूमने फिरने की जितने भी पर्यटन स्थल है वो भारी मात्रा में प्रभावित हुए हैं। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, परंतु उसको लगाने की जो संख्या है वो बहुत भारी मात्रा में माइनस में है, जिसके वजह से काटने और बढ़ाने के जो वृक्ष है उसके अंदर भारी मात्रा में अंतर देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा मौसम प्रभावित होता है। और जिस मौसम में पर्यटक घूमने फिरने जाना चाहते हैं और घूमने के लिए निकलते हैं, वो उस स्थल पर पहुंचकर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमने बेकार में ही पैसे वेस्ट करें। जो भी प्रक्रिया पर्यटकों को अच्छा फील करने के लिए होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं वनों के क्षेत्र का ह्रास ज़्यादा होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन स्थल बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। जैसे हमारा केदारनाथ स्थल हो गया और मानसरोवर तीर्थ स्थल है, जहाँ पर विनाश के कारण हमें भारी मात्रा देखने को मिली है और यह सब एक तरीके से वन के ज़्यादा मात्रा में काटने से हमें हुई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आर्थिक व सांस्कृतिक प्रदूषण।
औद्योगिकरण के कारण देश में आर्थिक संपदा अवश्य आई है। इस कारण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटन स्थलों को नुकसान भी पहुंचा है। आज लाखों पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं। इन क्षेत्रों को सांस्कृतिक व प्रकृति की दृष्टि से दूषित कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर जल दूषित कर रहे हैं, वायु प्रदूषित कर रहे हैं, वन्य जीवों को हानि पहुंचा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक अपनाने के कारण मंदिर पान वैश्य गर्मियाँ हो रही है। ये इन क्षेत्रों की बड़ी समस्या है। अगर इन तत्काल रोका नहीं गया तो पर्यटन क्षेत्र संस्कारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकाम हो जाएगा। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहे हैं पर्यटन की वजह से, कहीं ना कहीं हमारी अन्य तमाम चीज़ें भी प्रभावित हो रही है। अगर हमने उसके लिए सही एक्शन नहीं लिया, उसको नहीं रोका, तो वो सारे तमाम चीज़ें जो पर्यटकों को आकर्षित करती है वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगी और पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाएगी। चाहे वो मंदिर हो, प्राकृतिक जगह हो, चाहे वो हमारा समुद्र तट हो, कोई भी ऐसी स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करता है, और अगर हमने उसे सुचारू रूप से ठीक से नहीं रखा तो वो अपना जो एक तत्व है, एक अस्तित्व है, वो खो देगा और पर्यटक भारी मात्रा में जो आकर्षित होकर आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। हम अपनी संस्कृति को ठीक ढंग से अगर नहीं रख पाएंगे, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, इतिहास हो, स्मारक हो, कला हो, संस्कृति जिससे भी पर्यटक आकर्षित होता है, अगर उसको हम ठीक ढंग से नहीं रखेंगे और जो राष्ट्रीय मुद्दे अगर उसको भी संचालित नहीं करेंगे, तो किसी न किसी प्रकार से हमारे जो पर्यटकों के आने की, घूमने की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और जिससे हमारी आर्थिक जो मुद्रा होती है विदेशी, वो जो बढ़ रही है उसके वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति भारी मात्रा में माइनस में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, पर्यटन क्षेत्र का घटता प्राकृतिक सौंदर्य, पतन की ओर जाति संस्कृति, जहां राष्ट्रीय मुद्दे हैं वहीं इन पर तेजी से रोक के कदम उठाना भी कम राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। प्रकृति स्वच्छ होगा तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटक संख्या से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बच्चों, जिस प्रकार से हम देश का विकास कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का जो विकास हो रहा है पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, दोनों ही प्रकार से हम अपने पर्यटन स्थल में विकास करें, अगर ठीक ढंग से नहीं किया, पर्यटक के आगे जो है वो एक प्रकार से आज डेवलपमेंट है और पर्यटक के पीछे, पर्दे के पीछे एक संस्कृति है, एक प्राकृतिक है, जिसे हमें नष्ट नहीं करना, उसको भी बचाए रखना है और डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर हमें अपने पर्यटन स्थल का विकास करना है। उन दोनों को ही एक नियति के साथ, एक योजना के साथ चलाना है, वरना हम अपने संस्कृति को कहीं ना कहीं खो देंगे। और आज का जो डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है उसको अगर हमने ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं किया तो वो भारी मात्रा में पर्यटकों के जीवन के लिए बहुत ही हानि प्रभाव छोड़ेगा, जिससे मनुष्य का संकट, जीवन संकट आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों।